हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कवर करने वाले हैं। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो टॉपिक्स है ना वो थोड़े से ज़्यादा वास्ट हैं और बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो कंटेंट है एक एक यूनिट का एक एक वीडियो में नहीं कवर हो पा रहा है। बट आई होप आप समझोगे मेरा ऑब्लिगेशन भी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट एक वीडियो में अभी कवर कर पाना वास्ट सब्जेक्ट होने के कारण थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये चीज़ें समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वाले जो बचे हुए टॉपिक्स है ना यूनिट 3 के, इनके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी और कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें एज सच लर्निंग वाली चीजें नहीं है। सो बी चिल। आने वाली ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आने के पूरे पूरे चांसेस है यूनिट नंबर 3 में से कि फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इन द एशिया। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बाद जानेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे सेल एंड परचेज होता है, जो कि ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज हैं या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज हैं या सेकंड हैंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वहां का सेल एंड परचेज जिस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में होता है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली हैं, उनको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, ये एक प्लेस है जहां पे जितने भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होते हैं, जब जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को अप्लाई या इशू कर दिए गए। ठीक है, सो ये मुझे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लगी सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस की। वो क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस वो मार्केट है वेयर सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड, जो लिस्टेड हो चुकी हैं, उनका क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है फॉर ईदर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या स्पेकुलेशन के लिए जो सिक्योरिटीज है उनका सेल एंड परचेज होता है, जो कि कंपनीज या जो सिक्योरिटीज है वो लिस्ट हो चुकी है उनका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज या व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लर्न करके जा सकते हो या समझ के जा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मार्केट। तो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दे आर द रेगुलर मार्केट एंड दे आर द कंटिन्यूअस मार्केट। यहाँ पे लगातार इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज चलता है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे हम कई बार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सो इनडायरेक्टली ये प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस होती हैं, यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस लागू होती हैं, तो ऑब्वियसली जो डीलिंग्स होती हैं उनमें क्या होती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हद तक होती है। रिस्क तो होता ही है, बट साथ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होती है। स्टिमुलेट करती है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को, इनकरेज करती है पब्लिक बोरोइंग को, लोग मतलब पब्लिक के थ्रू पैसा रेज कर पाए। फैसिलिटेट करती है बैंक लैंडिंग, फैसिलिटेट करती है स्पेक्यूलेशन, कंपनी को मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह एक्ट करती है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल इन्फॉर्मेशन, क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करती है ऑफ द कमर्शियल इन्फॉर्मेशन। आप इसमें मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं। आप स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जितना मर्जी लिख के आ सकते हो। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, फैसिलिटेट स्पेकुलेशन, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलर मार्केट, मतलब जितने मर्जी पॉइंट्स। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पॉइंट्स ताकि लर्न हो जाए साथ में। कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मार्केट, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है डीलिंग में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनकरेज करती है पब्लिक बोरोइंग, फैसिलिटेट करती है बैंक लैंडिंग, फैसिलिटेट करती है स्पेकुलेशन, कंपनी की मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह सर्व करती है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है, और एक्ट करती है एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गए फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या क्या ऑपरेशंस हैं OTCEI के और NSE के। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये आपके लिए बहुत इजी क्यों होने वाला है अभी आपको मैं बता रही हूँ। जो OTCEI है ये आपको क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इसके ऑपरेशंस के बारे में, तो ऑब्वियसली जो हमने ये पढ़ा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का पार्ट बना के आ सकते हैं। या तो हम ये NSE के ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे, OTCEI के ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे, या फंक्शंस लिख देंगे। सो OTCEI क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भी एक इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंजेस थी,
और NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आप इनका प्रॉपरली एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ने लगे तो आप बस यही कर पाओगे और कुछ तो पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसमें से भी थोड़ा बेसिक बेसिक ही करके जाना, ताकि आपका जो पासिंग है वो तो एटलीस्ट हो ही पाए, और अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो OTCEI क्या है? ये है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? अक्टूबर 1990s में, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सो ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जो सिक्योरिटीज कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट था 1956 के अंडर, उसके अंडर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थी। इट वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विद द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक ऐसी पहली स्टॉक एक्सचेंज थी इंडिया की जो कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पर बेस्ड थी। दोबारा से फुल फॉर्म बता देती हूँ, OTCEI क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है OTCEI के, तो ये जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख के आ सकते हो। ये सारे एक तरह से फंक्शंस ही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या हैं OTCEI के? स्टॉक एक्सचेंज है तो इसके फंक्शंस क्या हैं या फीचर्स क्या हैं? तो देखो, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हेडिंग्स एक बार देख लो। वो क्या है? रिंगलेस ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग होती है वो रिंगलेस होती है। स्पॉन्सरशिप्स होती हैं विद द मेंबर्स। ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजेक्शंस रहती है। लिक्विडिटी आती है मार्केट में। इवन जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड कंपनीज हैं वो अपने आप को लिस्ट करवा सकती हैं। उसके अलावा नेशन वाइड आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कंपलसरी इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये थोड़े से पॉइंट एक बार देख लो, वैसे इतने कंपलसरी नहीं है, बट अगर कई बार आपको बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस मिलती है क्वेश्चन में, तो कई बार अटेम्प्ट करना पड़ जाता है, तो थोड़े से आइडिया हमें होना चाहिए। सो व्हाट आर द फीचर ऑफ OTCEI? रिंगलेस ट्रेडिंग, स्पॉन्सरशिप, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजेक्शंस, लिक्विडिटी थ्रू market, listing of small and medium sized companies, nationwide trading and compulsory investor registration। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है NSE। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब आया कंसेप्ट? जब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो बहुत ही खस्ता हालत में थी, बहुत ही खराब हालत में थी, मतलब पूरी पूरी इनएफिशिएंसीज थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। उस टाइम पे NSE एग्जिस्टेंस में आई, कंसेप्चुलाइज हुई फर्स्ट टाइम। सो NSE कब इनकॉर्पोरेट हुई? नवंबर 1992 को। बट इसके जो ऑपरेशंस हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में, कब से स्टार्ट हुए? 3 नवंबर 1994 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ ऑपरेशंस? मुंबई से, ठीक है। तो हम NSE के बारे में देख रहे थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकॉर्पोरेट कब हुई, नवंबर 1992 को, ठीक है। अब ये भी हम लिख के आ सकते हैं कि जो NSE था ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बनी? सो फिरवानी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर NSE अपनी एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSE है, इसमें आप जो जितने भी हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शंस पढ़े हैं वो भी लिख के आ सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या मेंशन कर सकते हो? नेशन वाइड ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने में, हर एक इन्वेस्टर है उसको इक्वल एक्सेस मिले, प्रॉपर नेटवर्क हो, फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज हो यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटरनेशनल बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर पाए। तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स अपनी तरफ से बना के आ सकते हो। एज सच स्पेसिफिक नहीं है कि यही वर्ड्स लिख के आने हैं, बस आपको थोड़ा सा लिंकअप करना आना चाहिए चीजों को, ठीक है। उसके बाद आपने एक टॉपिक करा था, याद है? मैंने आपको जो लिस्टिंग है उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स करे थे। तो हम स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने आप को क्या करवाते हैं? लिस्ट करवाते हैं। सो आप इसमें ये भी एड अप करके आ सकते हो कि ये बेनिफिट्स हैं लिस्टिंग के और ये डिसएडवांटेजेस हैं लिस्टिंग के। अगर आपको क्वेश्चन लेंथी करना है, अगर आपको NSE या फिर ये वाली दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिविजुअली पूछी जाती हैं, अगर आपको लेंथी करना है तो आप इसमें बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग या डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग भी मेंशन करके आ सकते हो। उसके अलावा जो ट्रेडिंग सिस्टम है एट NSE, याद है हमने कंसेप्ट किया था इसी यूनिट की स्टार्टिंग में, हमने किया था ये वाला कंसेप्ट, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट कैसे होती है। तो ऑब्वियसली जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें भी ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऐसे ही होती है, जो हमने ये तीनों पॉइंट्स याद करे थे इन द ट्रेडिंग। और सेटलमेंट में हमने 2 मोड्स करे थे सेटलमेंट के, और सेटलमेंट के चारों प्रोसीजर्स करे थे। अगर आपको इनकेस इनको लेंथी करना पड़ता है, आप लिस्टिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो लिख के आओगे, साथ में ये सेटलमेंट और ट्रेडिंग का भी मेंशन करके आ सकते हो। तो मैंने मेंशन कर दिया ट्रेडिंग सिस्टम एट NSE की, आप हेडिंग बना के उसको और ज्यादा लेंथी करके आ सकते हो क्वेश्चन को, अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए। हम वही बार बार वही सेम चीजें यूज करेंगे ताकि हमें कम से कम डाटा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका क्या रोल है?
फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस में एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में। जो सेबी है वो कब एस्टैब्लिश हुआ? 1992 में। कौन से एक्ट के तहत? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड एक्ट के तहत। इसमें इसका मेन पर्पस क्या था इसका एस्टैब्लिश करने का? कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और रेगुलेशन की जा सके सिक्योरिटीज मार्केट की। एसबीआई जो सेबी है वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स को फ्रेम करना या रेगुलेशंस को फ्रेम करना नहीं है। सिर्फ इतना ही दायरा नहीं है सेबी का कि रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करके छोड़ दिए, बट उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इन्वेस्टर है उसको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ग्रीवेंसेस आते हैं, उन सबको रिजॉल्व करना भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमारा टॉपिक क्या है? रोल ऑफ सेबी। क्या फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कैसे सेबी ध्यान में रखता है? तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर है उसकी कोई भी कंप्लेंट है तो सेबी उसको कैसे हैंडल करता है? तो सेबी ऑन इन्वेस्टर कंप्लेंट्स। अब इन्वेस्टर को कोई भी कंप्लेंट आई तो सेबी का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन का, जो जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिसीव करता है और ट्राई करता है बाय द वे ऑफ एजुकेशन या हर एक तरीके से इन्वेस्टर्स की मदद कर पाए। अगर इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं होता है जो भी उनका रिस्पॉन्स उनको स्टॉक एक्सचेंजेस दे रही हैं, तो वो अपने ग्रीवियंसेस सेबी के साथ लॉन्च करके उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है। अगर तो कोई स्टॉक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ प्रॉब्लम है तो पहले तो वो अपने आप रिस्पेक्टिव जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उनके साथ उनको रिपोर्ट करेंगे कि हमें ये दिक्कत आ रही है। बट अगर उनकी ये चीजें सॉल्व नहीं होती तो ये चीजें वो सेबी को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। और अगर जो सेबी है वो डायरेक्टली ये भी मॉनिटर करता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कैसे रिड्रेस कर रही हैं और कैसे उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है। और काफी ज्यादा ग्रीवेंसेस होते हैं बाकी अदर इंटरमीडिएटरीज के को लेके, तो उनको भी सेबी कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और उनको रिड्रेस करने की कोशिश करता है। अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो सेबी रिड्रेस करता है। किन किन के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स हो सकती है इन्वेस्टर्स को? लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट, ब्रोकर के अगेंस्ट, स्टॉक एक्सचेंजेस को लेके, डिपॉजिटरीज को लेके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को लेके, जो एजेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बैंकर्स टू एन इशू, उसके बाद रेटिंग एजेंसीज, कस्टोडियंस ऑफ द सिक्योरिटीज, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स। तो जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें से किसी के भी रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट है तो वो सेबी हैंडल करता है। बेशक वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, मर्चेंट बैंकर्स हो, अंडरराइटर्स हो, जो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द सिक्योरिटीज मार्केट, उसको सेबी रिड्रेस करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है सेबी का रोल एंड फंक्शन, तो आप पॉइंटर्स मेंशन करके आ सकते हो कि कब एस्टैब्लिश हुआ, कैसे कैसे एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद फंक्शंस लिखा ना। उसके अलावा सेबी का ना एक सिस्टम है स्कोर्स, ये तो पक्का ही मेंशन करके आना है, इसको हम छोड़ के नहीं आ सकते। स्कोर सिस्टम, स्कोर का मतलब है एस मतलब सेबी, सी मतलब कंप्लेंट्स, सीओ मतलब कंप्लेंट्स, आर ई मतलब रिड्रेस, एस फॉर सिस्टम। तो सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? वेबसाइट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें क्या है इन्वेस्टर अपने आप चुपचाप आएगा, वहां पे लॉन्च करेगा अपनी कंप्लेंट और ट्रैक करता रहेगा कि क्या क्या उसका स्टेटस चल रहा है जो उसने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की थी। तो ये कंप्लेंट वो कहीं से भी कभी भी फाइल कर सकता है। तो अगर आप अपनी ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है इसमें सेबी के अंदर ये समझा के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फीचर्स क्या है स्कोर सिस्टम के? ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया वेब बेस्ड सिस्टम है, तो इसका एक्सेस क्या होगा? 24/7 होगा, ऑनलाइन होगा। आप एनीवेयर एनी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको एक ईमेल इंस्टेंटली आप उस ईमेल के थ्रू डालोगे तो आपका यूनिक कंप्लेंट नंबर रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रिट्रेसल से सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते या जो भी चीजें होती है आपको क्लियरली पता लगता रहेगा कि कैसे आपकी जो कंप्लेंट है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। आप अपनी स्टेटस जब भी चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद आप प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देख सकते हो, प्रॉपर आपको कंप्लेंट के अगर कंप्लेंट होती है प्रॉपर कन्वर्सेशन होंगी, आपको प्रॉपर ऑडिट ट्रायल मिलेगा अपनी कंप्लेंट का। और जितनी भी कंप्लेंट हैं वो सेंट्रल डाटाबेस में जाके सेव होती हैं, जो कि रेलिवेंट एमआईएस क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, जो कि इनेबल करती हैं कि आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो सेबी एप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस ले और प्रॉपर रेमेडियल एक्शंस ले। क्लियर हुआ? ये थोड़ा लर्न करने वाली चीजें नहीं है, मैं आपको एक बार स्टिल दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेबी का रोल क्या है, सेबी क्यों एग्जिस्टेंस में आया, आप ये मेंशन करोगे। अभी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सेबी का क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, किन किन के रिगार्डिंग सेबी जो कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व करता है, स्कोर सिस्टम क्या है, स्कोर सिस्टम के फीचर्स क्या है। ठीक है।
उसके अलावा आपको पता है कि स्कोर सिस्टम तो है ही सेबी का, उसके अलावा सेबी का ना एक न्यू इंस्टीट्यूशन है, आपने ओम्बड्समैन सुना होगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन सुना होगा, वैसे ही सेबी का भी ओम्बड्समैन होता है। जो भी कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं वो ओम्बड्समैन के ऑफिस में भी जाके हम ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समझ आ गया, बट इसमें एक छोटा सा टॉपिक और भी है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेबी हमेशा ये भी कोशिश करता है कि जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं सिक्योरिटी मार्केट में, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब है कि कोई भी बहुत ज्यादा ट्राई ना करे मार्केट को मैनिपुलेट करने की या प्राइस की रिगिंग करने की। सो इसके रिगार्डिंग सेबी के पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स होती हैं और पेनल्टी पावर्स होती हैं, जिससे आरबीआई नहीं सॉरी सेबी पेनल्टीज इंपोज करके लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टर्स की मदद करने की कोशिश करता है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 3 का। अभी जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स या डेवलपमेंट क्या हुए हैं रीसेंट, तो आपको रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स लिखने हैं सिक्योरिटीज मार्केट के। ये मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का, मैंने जस्ट पॉइंटर्स मेंशन किए हैं, तो अगर आप ये पॉइंटर्स लर्न करके मेंशन कराते हो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारे रीसेंट चेंजेस या डेवलपमेंट हुए हैं। पहली बात तो जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो अभी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट बन गई है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। और अभी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आपको पता है सेबी एक्ट आया 1992, तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हो। बहुत सारे मार्केट रेगुलेटर्स का क्रिएशन हुआ। पहले ट्रेडिंग ऐसे ही होती थी, बट अभी के टाइम पे कौन सी ट्रेडिंग होती है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। सो इट इज वन ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। उसके बाद जो ट्रेडिंग साइकिल था वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए। अभी धीरे धीरे इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई, और उसके अलावा शॉर्ट सेलिंग और क्रॉस मार्जिनिंग का भी कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। रिसर्च वर्क हुआ बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज मार्केट में, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस आए, डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ, डीमटेरियलाइजेशन हुआ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हुए। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट आया, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट है। उसके अलावा लॉन्च हुआ वॉलेटाइलिटी इंडेक्स, करेंसी फ्यूचर्स का लॉन्च हुआ, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का लॉन्च हुआ। उसके बाद जो सिक्योरिटीज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग स्कीम है इन सब का लॉन्च हुआ। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलने लगा। और आपने ये सुना होगा एएसबीए क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, तो ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मैं आपको बोलूंगी बेशक आपको 5 मिनट्स लगे, बट ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लर्न करके जाना। एक बार मैं दोबारा लर्न करवा देती हूँ। देखो रीसेंट ट्रेंड्स में आपको डीम्यूचुअलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन तो याद ही रहेगा। उसके अलावा 3-4 चीजें लॉन्च हुई वो आप याद कर सकते हो, वॉलेटाइलिटी इंडेक्स, करेंसी फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, एंड लॉन्च हुआ सिक्योरिटीज बोरोइंग एंड लेंडिंग स्कीम। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुई, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। ठीक है, सेबी एक्ट आया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ट्रेड साइकिल बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। शॉर्ट सेलिंग, क्रॉस मार्जिन, तो ये 16-17 पॉइंट्स है, 22-23 पॉइंट्स हैं, इनमें से जितने ज्यादा पॉइंट्स याद हो सकते हैं, एक एक पॉइंट के अंदर आप मल्टीपल चीजें लिख के आ सकते हो। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, अगर ये पॉइंट्स ही आप लर्न कर लेते हो और ये क्वेश्चन आ जाता है, सो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। एक बार ये पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी एक्ट 1992, क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर्स, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, रिडक्शन हुआ ट्रेडिंग साइकिल पे, रिस्क मैनेजमेंट हुई, इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, शॉर्ट सेलिंग एंड क्रॉस मार्जिनिंग का कंसेप्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, रिसर्च का प्रोसेस होने लगा, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन मिलने लगी, डीम्यूचुअलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ग्लोबलाइजेशन, लॉन्च हुई 4-5 चीजें, उनमें से हम मेनली लिख सकते हैं वॉलेटाइलिटी इंडेक्स, करेंसी फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, सिक्योरिटीज बोरोइंग एंड लेंडिंग स्कीम, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और एएसबीए दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आप ये पॉइंट्स लर्न कर जाना, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और आप छोटे से कमेंट्स में मुझे अपने व्यूज बता सकते हो, अगर आपके कोई सजेशंस हैं वीडियोस को लेके वो भी बता सकते हो, आई विल श्योरली टेक देम इनटू द कंसिडरेशन।